Good morning, students. Now we will continue the chapter Lines and Angles and learn about properties of parallel lines with transversal. ठीक है? Like alternate angles, corresponding angles, interior angles, exterior angles, इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. उससे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर, है ना, एडजेसेंट एंगल्स, तो सब पता है ना अच्छे से. वो बहुत जरूरी है ये सब चीज ध्यान रखना. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, what are complementary angles? When the sum of measure of two angle is 90 degree, the angles are called complementary angles. है ना. वो एंगल्स जब दो दो ऐसे एंगल्स जिनका हम मेजर का सम करें और वो 90 डिग्री है, इट मींस दे आर complementary angles. When the sum of measure of two angle is 180 degree, the angles are called supplementary angles. उन angles को हम क्या बोलते हैं? Supplementary. जब दो angles का measure का sum अगर 180 डिग्री आता है, then they are called supplementary angles. फिर मैंने आपको बताया था adjacent angles. अगर दो angles के बीच में एक common vertex हो और एक common arm हो, ठीक है, और द नॉन कॉमन आर्म्स जो होती है वो एक दूसरे के अलग अलग साइड पर हो, कॉमन आर्म के इधर उधर साइड पे हो, तो दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है. तो एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म, बट देयर इंटीरियर डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट्स. लेकिन जो इनका इंटीरियर होता है उसमें कोई भी इंटीरियर कॉमन नहीं होता है ना. लाइक जैसे कि सी, they are adjacent angles. Why? Because they have common arms. ये एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, इसमें एक कॉमन आर्म्स है, कॉमन वर्टेक्स है, और दोनों का इंटीरियर के पॉइंट्स जो है वो अलग अलग है. तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स. उसके बाद मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर. व्हाट आर लीनियर पेयर? अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स whose non-common arm sides form opposite rays are called linear pair of angles. In other words, adjacent angles which are supplementary form a linear pair of angles. मतलब ऐसा adjacent angles जो see like this, उनके जो opposite arms होती हैं वो एकदम opposite हो, मतलब 180 डिग्री का एंगल बना रहे हो, तो उस तरह के जो adjacent angles होते हैं उन्हें हम बोलते हैं linear pair of angles. मतलब वो एडजेसेंट होना चाहिए और दोनों का सम जो है वो 180 होना चाहिए. अब ये ऐसे भी हो सकता है या ऐसा हो और ऐसी जा रहे हो. दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पेयर, क्योंकि इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है ना. किसी भी कैसे भी हो, लेकिन बस दोनों एडजेसेंट होने चाहिए और उन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए. तो उन एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. और एक पढ़ाया था मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो उनके जो ये सामने सामने एंगल से 1 एंगल, 2, 3 एंड 4 एंगल बनते हैं. तो उसमें जो एंगल 1 होता है वो इज इक्वल टू होगा एंगल 3 के, और ये जो एंगल 2 होता है वो इक्वल होगा एंगल 4 के. क्योंकि when two line intersect each other, the vertically opposite angles are सो फॉर्म आर इक्वल. तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं. समझ में आया? ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था. बहुत जरूरी है ये सब ध्यान रखना. कॉम्प्लीमेंट्री ध्यान आते से ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर आपको कोई बोले तो एकदम से ध्यान आना चाहिए, मतलब दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए. और अगर सप्लीमेंट्री बोला है तो तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए मतलब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए. एडजेसेंट एंगल बोला, इट मींस ऐसे एंगल जिसके की एक कॉमन आर्म हो और एक कॉमन वर्टेक्स हो, और जो दोनों जो अलग दो रे होंगी वो कॉमन आर्म के अलग अलग होनी चाहिए. तो वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसको बोलते हैं? वो एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं, लेकिन उन दोनों का सम 180 डिग्री अगर है तो इट मींस दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. और एक था वर्टिकली अपोजिट एंगल. जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो उसमें 4 एंगल्स बनते हैं वो एक दूसरे के क्या बनते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं. आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, दिस इज फर्स्ट टॉपिक इज ट्रांसवर्सल. सो व्हाट इज ट्रांसवर्सल? A line that
intersect two or more lines at distinct points is called a transversal. कि अब जैसे दो लाइन दी हुई है, एक दिस इज लाइन L, दिस इज लाइन M, इन दोनों लाइन को एक लाइन P अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट, डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इट मींस दिस लाइन P इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन L and line M because the point P intersect line L and line M in distinct point. अलग अलग लाइन L को अलग पॉइंट पे कट किया, लाइन M को अलग पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसलिए जो लाइन P हुई ये हुई ट्रांसवर्सल। समझ में आया व्हाट इज ट्रांसवर्सल? एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पर कट करे, मतलब इंटरसेक्ट करे, तो दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो इन फिगर 1 लाइन P is a transversal to line L and M because the line P intersect line L and M in distinct point, अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए लाइन P क्या हो गई? लाइन P is a transversal। सी एक फिगर ये दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक लाइन L है, यहाँ पे एक लाइन M है, अब ये लाइन P इसको इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन ये ट्रांसवर्सल नहीं हुई, क्यों? क्योंकि उसने लाइन L और लाइन M को अलग अलग पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट किया है। इन फिगर 2 दो द लाइन P इंटरसेक्ट द लाइन L एंड M, इंटरसेक्ट तो कर रही है लाइन L और M को, बट इट डज नॉट इंटरसेक्ट देम इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब लेकिन एक ही जगह से दोनों को कट कर रही है, ऐसा तब ये ट्रांसवर्सल नहीं कहलाएगी। अलग अलग पॉइंट पर लाइन L को अलग इंटरसेक्ट करे और लाइन M को अलग इंटरसेक्ट करे, तब वो ट्रांसवर्सल कहलाती है। तो इट डज नॉट इंटरसेक्ट देम इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, दोनों को वो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। सो इन फिगर 2 लाइन P इज नॉट अ ट्रांसवर्सल टू लाइन L एंड लाइन M। समझ में? इसलिए ये लाइन यहाँ पे जो लाइन P है वो ट्रांसवर्सल नहीं है, क्योंकि उसने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट नहीं किया है। लेकिन इन फिगर 1 यहाँ लाइन P ने लाइन L और लाइन M को अलग अलग पॉइंट पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, दैट इज व्हाई लाइन P इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन L एंड M। तो समझ में आया व्हाट इज ट्रांसवर्सल? ओके, नाउ नेक्स्ट सी ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 5। सपोज टू लाइन्स आर गिवन, दो लाइन दी हुई है, एक लाइन AB और एक लाइन CD। सो हाउ मेनी ट्रांसवर्सल कैन यू ड्रॉ फॉर दीज लाइन? तो आप कितने ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर सकते हो? We can draw infinite transversal are drawn to the lines line AB and line CD. Infinite number of transversals can be drawn for the given two lines. देखो लाइन तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं कहीं तक भी, है ना, इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं कहीं भी, कैसे भी, यहाँ से खींचो, यहाँ से खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, कहीं से भी खींचो, है ना। तो कितनी भी हम लाइन ट्रांसवर्सल इन दो लाइंस पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। Now second question, if a line is transversal to three lines, तो how many points of intersections are there? अब अगर एक ट्रांसवर्सल तीन लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे? देखो एक लाइन AB, एक लाइन CD, एक लाइन EF। लाइन P इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन AB, CD एंड EF। तो अलग अलग पॉइंट पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट इंटरसेक्ट किया, AB को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, CD को Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है और EF को R पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो इट मींस लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन AB, CD एंड EF। सी यहाँ सॉल्यूशन इज गिवन हियर इन फिगर 2। लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल टू द थ्री लाइंस AB, CD एंड EF। P, Q are the 3 points of intersection between the transversal and the line. So we have 3 points of intersection. क्वेश्चन क्या था? यही पूछा था ना कि अगर एक ट्रांसवर्सल 3 लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे? 3 पॉइंट, है ना। तो लाइन L, है ना, लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन AB, CD एंड EF एंड it intersect three how many points of intersection are there? There are 3 points of intersection, point P, point Q, point R। समझ में आया? Okay, now next angles, this is very important है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। angles made by a transversal, angles made by अ ट्रांसवर्सल। अब जैसे ये P ट्रांसवर्सल है लाइन L और M का, तो जब वो जब इंटरसेक्ट करता है दो लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो
8 एंगल्स बनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. Line L and M are cut by a transversal P. The angle 1 2 3 4 5 6 7 and 8 are the 8 angles marked in the figure. मतलब एक अगर लाइन P ट्रांसवर्सल P इंटरसेक्ट करती है लाइन L और M को, तो कितने एंगल्स बनते हैं? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब इन 8 एंगल्स के कुछ नाम होते हैं, वो नाम आपको बहुत जरूरी है याद रखने और हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लेने के, क्योंकि जब आगे क्लास में आप जाओगे तो ये हमेशा यूज होते हैं ये वाले नाम. देखो ये इसका, ये आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है टेबल, ये आपको याद कर लेना है. अब मैं यहाँ पे देखो साइड में ड्रॉ कर देती हूँ जिससे कि हम बार बार हमें पीछे ना पलटना, आगे ना जाना पड़े. दिस इज लाइन L, this is line M, this is line M. अब इन दोनों पे ये ट्रांसफर्सल हो गया लाइन P, है ना. ये हो गया ट्रांसवर्सल P, लाइन P. तो कितने एंगल बने? 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8. नाम दे देंगे इनको 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ये 8 एंगल्स बन गए. ठीक है, तो यही था. लाइन L and M are cut by a transversal P. तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 are the 8 angles marked in the figure. Now see, study the name of the angles. Interior angles, interior मतलब अंदर के angles. तो कौन कौन से हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 and एंगल 6. These are interior angles. ये कौन से एंगल है? इंटीरियर एंगल्स, अंदर के एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8. दे आर एक्सटीरियर एंगल. क्यों? क्योंकि ये बाहर की तरफ है. समझ में आ गया? इंटीरियर एंगल्स 4 इंटीरियर एंगल्स हो गए और 4 एक्सटीरियर एंगल्स हो गए. नाउ पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 5, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर. एक एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8. तो कितने? 4 पेयर, टोटल 4 पेयर हैं. कौन से? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एक एक्सटीरियर एंगल्स और एक इंटीरियर एंगल्स. एंगल 1 है तो एंगल 5, एंगल 3 है तो एंगल 7, एंगल 2 है तो एंगल 6, एंगल 4 है तो एंगल 8. तो ये बन गए पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. समझ में आया? 3 टाइप के मैंने बताया. एक तो इंटीरियर एंगल्स बता दिए जो अंदर हैं चारों, वो हो गए इंटीरियर एंगल्स. जो 4 एंगल्स बाहर है वो हो गए एक्सटीरियर एंगल्स. फिर हमने पढ़ा पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर. ठीक है, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 corresponding angles, angle 3 and angle 7 corresponding angles, angle 2 and angle 6 corresponding angles, angle 4 and angle 8 corresponding angles. Now pair of alternate interior angles. Alternate interior angles, इंटीरियर मतलब अंदर के 4 में, तो 2 पेयर होंगे, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5. ऑल्टरनेट मतलब एक साइड पे नहीं, ऑल्टरनेट एक दूसरे के अलग अलग. तो 3 का ऑल्टरनेट 6, 4 का अल्टरनेट 5. तो ये हो गया पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो 1 के साथ 8 एंड 2 के साथ 7. समझ में आया? तो क्या क्या पढ़ा? इंटीरियर एंगल्स पढ़े, एक्सटीरियर एंगल्स पढ़े, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर.
फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़े, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के जो चार एंगल हैं, चार मतलब दो पेयर हो गए, एक एंगल 3 एंड एंगल 6 एंड एंगल 4 एंड एंगल 5। फिर है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स का तो एंगल 1 और 8, एंगल 2 एंड एंगल 7। फिर है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर इंटीरियर एंगल्स, तो 3 और 5, 4 एंड 6, है ना। एक्सटीरियर नहीं होते पेयर ऑफ। तो कितने टाइप के एंगल पड़े देखो, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एक्सटीरियर से आपको याद कर लेना, देखो चार तो इंटीरियर एंगल्स हो गए, चार एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए एंड पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। तो चार तो ये हो गए। एक होता है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स और एक होता है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल्स के नेम, क्योंकि अब हम जो सम्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज एंगल्स करेंगे, ठीक है। Okay, now next, see, name the pairs of angles in each figure। अब यहाँ पे ये आपको करने हैं, ट्राई दीज, क्योंकि तो ही आपको समझ में आएगा। ऑन पेज नंबर 106 पे दिए हुए आपकी टेक्स्ट बुक में हमें एंगल्स ड्रॉ करके दिए हुए हैं। अब हमें इनके नाम बताने, अभी मैंने आपको समझाया। नाउ सी, मैंने बोला ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर है, तो क्या बन जाएंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैंने बताया था ना, एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, वो कौन सा पेयर होता है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सी, यहाँ पे भी ये भी इंटर है, ये भी है, तो ये कौन से है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये दोनों एक साइड पर होते, जैसे सी, दीज आर सेम सेम एंगल्स ऑन द ट्रांसवर्सल साइड, है ना। अभी हमने ये पढ़ा था ना यहाँ पे, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कैसा है, करस्पॉन्डिंग। ये इधर अंदर पर ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये क्या है, 6 सी। ठीक है, ये है 9 और 10 पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहां देखो 11 एंड 12, these are linear pair of angles। आप कभी भी सी, सी 11 और 12 आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यहाँ पे देखो 11 और 12। अब आप यहाँ पे देखो, आप कोई भी लेना, अगर जो ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसफर से कर रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 2 हमेशा क्या बनेंगे, लीनियर पेयर, क्योंकि इनका सम 180 होगा। एंगल 3 और एंगल 4 क्या बनेंगे, लीनियर पेयर। एंगल 2 एंगल 4 क्या बनेंगे, लीनियर पेयर। एंगल 1 और एंगल 3 क्या बनेंगे, लीनियर पेयर, क्योंकि इनका सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। यहाँ देखो, यहाँ भी एंगल 5 और एंगल 6 लीनियर पेयर है, क्योंकि एडजेसेंट है, एक कॉमन आर्म है, वर्टेक्स कॉमन है ना। और अपोजिट रे जो है एकदम जो है एक दूसरे एंगल की जो दूसरी रे है वो एकदम अपोजिट है, तो एडजेसेंट है, तो इसलिए और उनका सम 180 डिग्री होगा, तो लीनियर पेयर होगा। एंगल 6 और एंगल 8 ये भी लीनियर पेयर होगा। एंगल 7 और एंगल 8 ये भी लीनियर पेयर होगा, और एंगल 7 और एंगल 5 ये भी लीनियर पेयर होगा, क्योंकि उनका सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे पूछा हुआ है एंगल 11 और एंगल 12 क्या है, ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो समझ में आया आपको, सिर्फ ये अगर समझ में आ गए कि ये अंदर के चारों एंगल कैसे हो गए, इंटीरियर एंगल्स। ये चार जो बाहर के एंगल हैं वो क्या हो गए, एक्सटीरियर एंगल्स। ये 3 और 6, 4 और 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और 1 और 8, 2 एंड 7 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर बनाते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 और 5, एंगल 2 एंड 6, एंगल 3 और 7, एंगल 4 एंड 8। तो कितने 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और एक होता है angles on the same side of the transversal, तो ये 3 और 5, 4 और इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal। तो फिगर से आपको समझ में आ रहा है, they are corresponding angles, they are alternate interior angles, they are
angles on the same side of the interior angles on the same side of the transversal, they are corresponding angles, क्योंकि एक interior एक exterior है, they are alternate interior angles and they form the linear pair of angles. समझ में आया? ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, करने हैं. Now transversal of parallel lines. If two parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are इक्वल इन मेजर. इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? अगर दो पैरेलल लाइन, पैरेलल मतलब एकदम दोनों लाइन के बीच में जितना भी डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? हमेशा सेम होता है ना, तभी तो उसको पैरेलल बोलता है. जैसे रेलवे ट्रैक हो गया, आपके कंपास बॉक्स की एजेस हो गई है ना, टेबल की एजेस हो गई. तो अब अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल करूं, ज्यादा ही टेढ़ा हो गया कुछ, रुको दोबारा से बनाती हूँ. अब इसको मैंने ट्रांसवर्सल किया ऐसे, ठीक है. देखो ड्रॉ ही नहीं होता है कंप्यूटर में, ड्रॉ करना मतलब बड़ा मुश्किल काम है. ये हो गई दो पैरेलल लाइन और ये हो गया इसका ट्रांसवर्सल, ठीक है. तो अब ये क्या बोल रहे हैं? अगर दो पैरेलल लाइन है और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, तो देखो दोनों का जो मेजर होगा वो हमेशा इक्वल होगा. ये याद रखना है आपको. अगर दो लाइन पैरेलल हैं और उनको अगर एक लाइन ट्रांसवर्सल कर रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनेंगे वो कैसे बनेंगे? उनका जो मेजर होगा वो इक्वल होगा. देखो ये एक जैसा, ये एक जैसा, ये एक जैसा, ये एक जैसा, ये जैसा, वो ऐसा, ये जैसा, ये ऐसा हो गया ना. If two parallel lines cut by a transversal, each pair of alternate interior angles are equal. तो मतलब corresponding तो equal होंगे ही होंगे. इनके जो ये वो होते हैं alternate interior angle, मतलब ये और ये alternate interior angle, इनका मेजर भी हमेशा इक्वल आएगा. कब? जब दो लाइन पैरेलल हो और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो. दो लाइन पैरेलल हो और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो, तो उसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर होते हैं उनका मेजर भी हमेशा सेम आता है, और जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका मेजर भी हमेशा सेम आता है, ठीक है. इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. और इनका जो सेम साइड के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों का सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री आएगा. ये भी याद रखना है. ये जो पॉइंट्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए. क्या बोला मैंने? अगर दो लाइन पैरेलल है, दोनों पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनते हैं उनका मेजर हमेशा इक्वल आता है ना. और अगर ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, उनका मेजर भी हमेशा सेम आता है. और जो सेम साइड पर एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल के, वो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं. सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री आएगा. ये एंगल का मेजर करोगे और ये एंगल मेजर करोगे तो देखना दोनों का मेजर जो होगा वो सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री आएगा. If two parallel lines are cut by a transversal, then each pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary. तो तीन चीजें याद रखनी है. जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करे तो इनका जो वो बनता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना. करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होता है वो उनका मेजर हमेशा सेम आता है. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो बनते हैं उनका मेजर हमेशा सेम आता है. और एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब उन दोनों का मेजर हम करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा. ये याद रखना है आपको. अब आती है एक्सरसाइज 5.2. बहुत अगर नहीं समझ के पढ़ा आपने ये चैप्टर तो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या है ये. और जरा सा ध्यान रखना है कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो 8 एंगल्स बनते हैं. एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8.
अंदर के एंगल्स को बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल, बाहर के एंगल्स को बनते हैं एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल। एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर मिलके बनाते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अंदर के जो चार एंगल्स हैं, तो मतलब ट्रांसवर्सल का इस साइड का एक और इस साइड का एक, वो मिलके बनाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ऐसे बाहर के बनाते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। और एक बनाता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये याद रखना है आपको 8 एंगल्स के नाम। और दूसरा, अगर वो दोनों लाइन पैरेलल हैं, अगर वो दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो क्या होगा, इसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं उनका मेजर हमेशा सेम आएगा। मतलब ये एंगल 1 और एंगल 5 ये एक जैसा होगा, और एंगल 2 और एंगल 6 का मेजर एक जैसा होगा, और इनके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं उनका मेजर भी हमेशा सेम आता है। ये दोनों पैरेलल होने चाहिए तब, हाँ तभी है। बाकी ऐसा नहीं कि कोई भी दो लाइन को अगर ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो उनका भी सम सेम होगा, नहीं। और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वो हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री मतलब उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। समझ में आया? नाउ एक्सरसाइज 5.2, first question, state the property that is used in each of the following statements. If A is parallel to B, मतलब दो लाइन है A and B, वो दोनों कैसी दी हुई है, पैरेलल दी हुई है, then angle 1 is equal to angle 5। अभी मैंने आपको ये चीज समझाई कि जब दो लाइन पैरेलल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। 1 is equal to 5 हो जाएगा, 2 is equal to 6, 4 is equal to 7 and 3 is equal to 8। If two parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are equal in measure। आपको अगर नहीं यकीन हो तो आप प्रोटेक्टर रख के देखना, एंगल 1 का मेजर करना और एंगल 5 का मेजर करना, दोनों का देखना मेजरमेंट एक ही आएगा, सेम। एंगल 2 को मेजर करना, एंगल 6, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, है ना। तो ये आप इसका क्या देना है, हमको प्रॉपर्टी बतानी है ना कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि ये दिया है कि लाइन A is parallel to line B, then angle 1 is equal to angle 5, corresponding angles। अब फिर ये आपको लिख देना है statement कि if two parallel lines are cut by a transversal, तो each pair of corresponding angles are equal in measure। Now if angle 4 is equal to angle 6, then A is parallel to B, मतलब A जो है B के पैरेलल है। तो मैंने क्या बताया, हमेशा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का भी मेजर हमेशा इक्वल होता है। तीन चीजें बताई थी, अगर दो लाइन पैरेलल है और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर भी सेम होता है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का भी मेजर सेम होता है। और एंगल्स on the interior angles on the same side of the transversal form linear supplementary angle। supplementary मतलब दोनों का समझे, 3 और 6 को प्लस करेंगे इनका मेजर को तो 180 डिग्री आएगा, 4 और 5 को मेजर करके सम करेंगे तो उसका मेजर भी 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ भी वही लिखेंगे मैंने, ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस सच द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, द लाइन हैव टू बी पैरेलल। उसके लिए लेकिन लाइन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। नाउ इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 is equal to 180 डिग्री, is equal to का साइन है, प्लस साइन नहीं है, then A is parallel to B। मैंने आपको बताया कि तीन चीजें उसमें याद रखनी है, दो लाइन पैरेलल होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मेजर भी इक्वल होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का भी इक्वल होता है, और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल को जब हम ऐड करते हैं तो उनका मेजर जो है वो 180 डिग्री आता है। तो यही लिखा है, when a transversal cuts two lines such that pair of interior angles on the same side of transversals are supplementary, the lines have to be parallel। उसके लिए लाइंस लेकिन सिर्फ पैरेलल होनी चाहिए। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है द पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या देखो मैंने बताया था दोनों लाइन पैरेलल है और 1 2, अब नाम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड करना है, तो एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 6, 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए। सेकंड, द पेयर्स ऑफ
alternate interior angles. Alternate interior angles मतलब angle 3 और angle 5, angle 2 and angle 8, है ना? Now the pairs of interior angles on the same side of the transversal. अब ये transversal है, उसके same side पे, तो angle 2 and angle 5, angle 3 and angle 8. The vertically opposite angles. अब vertically opposite angle देखो, angle 4 and angle 2, angle 1 and angle 3, angle 8 and angle 6, angle 5 and angle 7. See, 1 and 3, 1 and 3, है ना? Angle 2 and angle 4, angle 8 and angle 6, angle 5 and angle 7. They are vertically opposite angles. समझ में आ रहा है ना? बस ये आपको फिगर में अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो वो तीन चीज याद रखनी है. करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर सेम होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मेजर सेम होगा, और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब उन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा. बस उसके उस पे ये सब नाम देने हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर P is parallel to Q, find the unknown angles. अब ये पैरेलल हैं तो तीनों चीज आपके दिमाग में आ जानी तुरंत. तो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो तीन चीज आपके दिमाग में आ जानी तुरंत. करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मेजर इक्वल होगा, और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे. नाउ सी, अब यहाँ पे दिया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर P is parallel to Q, find the unknown angles, मतलब E फाइंड करना है, F फाइंड करना है, A B D C ये सब फाइंड करने हैं. ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, P is parallel to Q and cut by a transversal, और एक ट्रांसवर्सल से कट हो रहा है. सो फर्स्ट यू फाइंड E. तो मैंने आपको क्या बताया, ये और ये कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री नहीं, सॉरी, लीनियर पेयर है ना, क्योंकि सप्लीमेंट्री है तो लीनियर पेयर हो जाएगा, और क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, ये कॉमन आर्म हो गई और ये दो अपोजिट आर्म जो है एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो ये क्या बनेगा, लीनियर पेयर. तो 125 डिग्री प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना. 125 प्लस E इज, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, तो क्या बनेगा, 125 प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना. अब क्या किया, इक्वेशन आपने पढ़ा था, वेरिएबल को हमने बाहर निकाला, तो ट्रांसपोज करेंगे 125 को फ्रॉम LHS टू RHS, है ना. तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 125 इज इक्वल टू कितना आ गया, 55 डिग्री. तो E की वैल्यू क्या आ गई, 55 डिग्री. अब मैंने क्या बताया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जब कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये कोई ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो उनका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं वो उनका मेजर क्या होता है, इक्वल होता है. तो इफ E इज इक्वल टू 55 डिग्री, तो F इज ऑल्सो 55 डिग्री. देखो E is equal to F is equal to 55 because vertically opposite angles. तो ये हो गया. अब F और A ये कैसे हैं, alternate interior angles. कैसे हैं, alternate. मैंने क्या बोला, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो alternate interior angles का मेजर क्या होता है, इक्वल होता है. तो अगर F 55 है तो A क्या हो गया, A is also 55 क्योंकि alternate interior angles है ना. अब A और B ये क्या बन जाएंगे, लीनियर पेयर, क्योंकि एकदम दो, ये देखो A और B का मेजर 180 डिग्री, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो ये बनेंगे लीनियर पेयर. A प्लस B इज इक्वल टू 80 डिग्री. A की जगह पे क्या लगाया, A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर. A कितना है, 55 डिग्री, है ना. तो वेरिएबल को बाहर निकाला तो ट्रांसपोज किया 55 को इधर, तो 180 माइनस 55 कितना आ गया, 125 डिग्री. तो B की वैल्यू आ गई 125 डिग्री, है ना. अब A और C वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो A 55 है तो C भी 55 हो गया, और B और D वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो जब B 125 आया तो D भी 125 आ गया. ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या 125 डिग्री और D ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. और मैंने आपको बताया, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है ना, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर क्या होता है, इक्वल होता है. तो ये 125 डिग्री है तो D भी 125 डिग्री होगा, है ना. F और A क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. तो हमने पहले E की वैल्यू फाइंड की, क्योंकि ये लीनियर पेयर हो गया, 125 प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो E की वैल्यू कितनी आ गई थी, 55. तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये 55 हो गया, तो ये 55 हो गया.
एफ और ए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, वो इक्वल होते हैं, तो एफ अगर 55 है तो ए भी 55 हो गया, ए 55 हुआ तो ए और सी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो सी भी 55 हो गया। अब बचता है बी, है ना, बी को या तो आप ऐसे करके फाइंड करो, या डी और बी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जब ये 125 है तो ये 125 होगा, तो ये भी 125 होगा, ऐसे भी सॉल्व कर, कैसे भी, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये इस तरीके से आपको समझ के सॉल्व करना है। तो अब सबकी वैल्यू निकाल दी हमने। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, L इज पैरेलल टू M। यहाँ पे L और M पैरेलल है, देखो, है ना, पैरेलल है, तो कौन सी तीन चीज याद रखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर क्या होगा, इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मेजर इक्वल होगा, और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वो सप्लीमेंट्री होंगे। अब इस फिगर में देखो, यहाँ पे 110 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है, ठीक है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो कैसे फाइंड करेंगे, सी फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, L इज पैरेलल टू M, L जो है वो M के पैरेलल है, एंड T इज ट्रांसवर्सल लाइन, और T क्या है, वो ट्रांसवर्सल लाइन है ना। सो इंटीरियर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बिटवीन L and T is 110 degree centigrade. Alternate interior vertically opposite. It means this and this. This and this. देखो मैंने बोला जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। इफ दिस इज 110 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, डिग्री, तो दिस इज आल्सो 110 डिग्री। अब 110 डिग्री और x वो क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो वो क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री। तो 110 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। देखो x की वैल्यू 7 आ गई, यहाँ पे वही दिया हुआ है कि इंटीरियर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बिटवीन L एंड T इज 110 डिग्री, तो 110 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 सप्लीमेंट। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये 110 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 110 डिग्री होगा। अब ये क्या बन गए, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, उनका सम मैंने क्या बोला, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब उन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो 110 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको ट्रांसपोज कर दिया इस साइड तो माइनस 110 हो गया, 180 माइनस 110 डिग्री 70 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 70 डिग्री। अब सेकेंड क्वेश्चन सी, L और M दोनों पैरेलल हैं, उसका ट्रांसवर्सल है T, ये x है और ये 2x है। अब इनकी क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो दोनों एंगल कैसे दिए हुए हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, है ना, इंटीरियर एंगल है, अंदर की साइड के हैं लेकिन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे बोथ, है ना, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, है ना। तो ये x प्लस 2x कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 3, तो 3 से 3 कट गया, 180 अपॉन 3 तो इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60, इट मींस x इज 60 डिग्री और दिस इज 2x, तो 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट, समझ में आया ना क्या किया मैंने, यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे 2x दिया हुआ है, दोनों एंगल कैसे है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और वो मैंने आपको क्या बोला, वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। दो लाइन, मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, याद रखना है, दोनों लाइन अगर पैरेलल है और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो तीन चीजों का ध्यान रखना है, जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, मतलब एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, उनका मेजरमेंट सेम होगा, जो हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका मेजरमेंट सेम होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं तो आपको पता ही है, लेकिन
और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल, ये ट्रांसवर्जल है उसके इंटीरियर एंगल सेम साइड पर अगर है तो वो कैसे होंगे, हमेशा वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। यहाँ पे x और 2x दिया है तो मतलब x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री क्योंकि सप्लीमेंट्री है ना। तो फिर उसको हमने जब सॉल्व किया तो x प्लस 2x हो गया 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, डिवाइड बोथ साइड बाई 3 से 3 कट गया, 180 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे उन्होंने x की वैल्यू दी है, 2x की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, 2 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री, और 120 प्लस 60 को ऐड करो हो गया ना 180 डिग्री, दोनों हो गया ना सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, इन दिस फिगर दिस इज 100 डिग्री, this is 80 डिग्री, this is x, तो find the value of x। तो सिंपल है, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, इफ दिस इज 100 डिग्री दिस इज आल्सो 100 डिग्री क्योंकि बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये लिखा है सी, एंगल L is parallel to M, एंगल A is parallel to B, so x is equal to 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिंपल है ना, दो ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन को देखें तो ये इसका ट्रांसवर्जल हो गया, और ये दो लाइन को देखें तो ये इसका ट्रांसवर्जल हो गया, तो ये 100 डिग्री और x कैसे हो गए करस्पॉन्डिंग, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर। तो हमेशा मैंने बताया जब दो लाइन पैरेलल हो तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, उनका मेजर हमेशा इक्वल होता है। इफ दिस इज 100 डिग्री दिस इज आल्सो 100 डिग्री, आंसर हो गया 100 डिग्री, तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, in the given figure the arms of two angles are parallel। अब देखो ये फिगर है, इस फिगर में ये दोनों एंगल की जो आर्म्स हैं वो कैसी है, पैरेलल है। इफ ट्रायंगल ABC is equal to 70 डिग्री, so find DGC and DEF। क्या बोल रहे हैं, ये दो एंगल हैं लेकिन दो एंगल की जो दो आर्म है वो पैरेलल है, ठीक है पैरेलल है। तो अगर ए बी सी ये 70 डिग्री है तो डी जी सी फाइंड करो और डी ई एफ ये दो फाइंड करो। अब देखो ए बी और डी ई कैसी दी हुई है, पैरेलल, और ये जो बी सी हो गया वो क्या हो गया, ट्रांसवर्जल हो गया, ये कट कर रहा है ना, यहाँ पे इसको कट कर रहा है, यहाँ पे इसको कट कर रहा है। तो एंगल 70 और एंगल जी कैसे बन गए, करस्पॉन्डिंग एंगल बन गए, ये बाहर का ये अंदर का, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री हो जाएगी ना, ये करस्पॉन्डिंग बन गया ना, इंटीरियर और एक्सटीरियर कैसा बन गया, करस्पॉन्डिंग एंगल से। इफ दिस इज 70 डिग्री तो जी इज आल्सो 70 डिग्री, तो जी की वैल्यू आ गई, तो इस मीन एंगल डी जी सी इज आल्सो 70 डिग्री। अब बी सी और ई एफ ये दोनों पैरेलल हैं और ट्रांसवर्जल क्या है, डीई है ना, डीई इज द ट्रांसवर्जल ऑफ एंगल डी जी सी। सो DGC और DEF ये क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल। देखो ये इंटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया, ये ट्रांसवर्जल हो गया ना। इसको अगर मैं बढ़ा दूं ऐसे, देखो इसको मैंने यहाँ बढ़ाया था, बढ़ाऊं तो ये दो पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्जल हो गया। अब ये दो पैरेलल लाइन है और ये इसकी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्जल हो जाएगी। तो ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर, तो ये क्या बन गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये भी क्या होगा, 70 डिग्री इसका मेजरमेंट, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल का मेजरमेंट हमेशा क्या होता है, इक्वल आता है। समझ में आया, सेम होता है। तो ये भी 70 डिग्री हो गया। समझ में आ गया तीन दोनों क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 6, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। L और M पैरेलल है ऐसा बताना है। इस फिगर में क्या बताना है कि L और M पैरेलल है। इन द गिवन फिगर्स बिलो, नीचे कुछ फिगर्स दी हुई हैं, उसमें डिसाइड करना है कि L इज पैरेलल टू M और नॉट। इन फर्स्ट फिगर सी, फर्स्ट फिगर देखो, ये L है ये M है, दिस इज 126 डिग्री, दिस इज 44 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब देखो ये कैसे है, ट्रांसवर्जल के इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल। तो मैंने क्या बोला, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल के साथ सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सप्लीमेंट्री होने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो 126 प्लस 44 ऐड करके देखो कितना होता है, 6 + 4 10, 10 का 0,
1 कैरी, 4 + 2 6, 6 + 1 7 एंड 1। तो इनके सम का मेजरमेंट कितना आया 170 डिग्री। तो वो तो ये 180 नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या है पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर ये पैरेलल होती दोनों लाइन तो पैरेलल में जब ट्रांसवर्सल कट करती है तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल उनका जो मेजर होता है वो 180 डिग्री होना चाहिए, तो इट इज 170 डिग्री। सो एल और एम जो है वो so interior angle on the same side of transversal are not supplementary, तो L and L is not parallel to line M, तो line L जो है वो line M के parallel नहीं है। समझ में आया? ये आपको मतलब इसमें ये बताना है इन फिगर में कि डिसाइड करना है कि L M के पैरेलल है कि नहीं। और यहाँ पे दो एंगल दिए हुए तो आपको देख के लग रहा है कि ये दोनों एंगल तो ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, तो मतलब ये सप्लीमेंट्री होने चाहिए। सप्लीमेंट्री होने चाहिए मतलब 180 डिग्री होना चाहिए दोनों का टोटल किया तो 170 डिग्री आया। It is not equal to 180 degree. It means line L is not parallel to line M. Now in second question, अब second question में देखेंगे क्या दिया हुआ है L और M, this is 75 degree and this is 75 degree. तो ये क्या बन रहे हैं line L and line M are cut by a transversal N. line L और M को एक line transversal cut कर रही है N. In the figure one angle is 75 डिग्री है ना। सो अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा, 70 है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 75 है तो ये 75 होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 75 है तो ये भी 75 होना चाहिए क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है 75। अब ये 75 कैसे हो गए? ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो ये सप्लीमेंट्री होने चाहिए, है ना, सप्लीमेंट्री होने चाहिए ना, क्योंकि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। 75 + 75 इनका सम करें तो कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। 75 + 75, 5 + 5 10, 0 1 कैरी, 7 + 7 14 + 1 50, तो कितना आया है तो 150 आया। इट इज नॉट इक्वल टू 180, है ना, ये 180 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब लाइन L इज नॉट पैरेलल टू लाइन M, इसका मतलब लाइन L और लाइन M पैरेलल नहीं है। समझ में आया ना क्यों? क्योंकि देखो ये 75 डिग्री है तो ये एंगल भी 75 होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब ये 75 है, यहाँ 75 दिया है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर एंगल्स है, वो मैंने क्या बोला हमेशा कैसे होने चाहिए सप्लीमेंट्री, मतलब इनका सम 180 डिग्री आना चाहिए, तो वो तो 150 डिग्री है। इट इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, इट मींस लाइन L इज नॉट पैरेलल टू लाइन M. Now see this figure, third figure. Line L or M transversal is line N, ठीक है। अब this is 123 डिग्री, अब इधर ये तो करस्पॉन्डिंग भी नहीं है, ऑल्टरनेट इंटीरियर भी नहीं है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी नहीं है ना। तो इसका मतलब अगर ये और ये वाला मैं एंगल फाइंड कर लूं तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, है ना। तो ये और ये कैसे हैं लीनियर पेयर क्योंकि एडजेसेंट है, मैंने बताया दो एंगल को प्लस का सम 180 डिग्री होता है। तो 123 सी 123 प्लस इसको मैं अगर एंगल ए मान लूं, सपोज द एंगल ए इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ना, ये दोनों कैसे लीनियर पेयर है। तो इफ इट इज 123 डिग्री, सपोज दिस इज ए एंगल ए, तो सम ऑफ 123 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। वेरिएबल को सेपरेट कर लिया तो इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 123 हो जाएगा 123। now 180 minus 123, how much remaining 57, 10 minus 3 7 and 5, 57 degree. So it means this is 57 degree. Now they are corresponding angles, measure of corresponding angles in parallel lines are always same. So it means ये 57 है ये 57 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए। वो कब होते हैं जब दोनों लाइन पैरेलल होती है। इट मींस L इज पैरेलल टू M, लाइन L इज पैरेलल टू, ऐसे प्रूफ करना है आपको, इस सॉल्व करके बताना है कि ये पैरेलल है कि ये पैरेलल नहीं है। तो आप बोल सकते हैं हाँ दे आर पैरेलल बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम।
है ना। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। लाइन L एंड M आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल N। अब ये 98 है और ये 72 डिग्री है ना। आप देखो ये एंगल मैं फाइंड कर लूं, अगर ये एंगल मैं फाइंड कर लेती हूँ तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। अगर ये इक्वल आया तो पैरेलल है, इक्वल नहीं आया तो पैरेलल नहीं है। कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है, सप्लीमेंट मतलब 180 डिग्री है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, सी इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे ओके सी, ये 98 मतलब 98 डिग्री प्लस ए, सपोज दिस एंगल इज ए, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है 180 डिग्री, है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है ना ये, क्योंकि देखो एग्जैक्ट 180 डिग्री बना रहा है। तो ट्रांसपोजिंग 98 डिग्री फ्रॉम LHS टू RHS, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 98 डिग्री सॉरी 98 डिग्री, सो A इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 180 से 98 को तो आएगा 82 डिग्री, 82 डिग्री। तो ए की वैल्यू क्या आई, 82 डिग्री। अब ये 82 डिग्री और 72 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, बट दे आर नॉट इक्वल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते तो ये लाइन पैरेलल होती। देख के भी आपको मालूम चल रहा है, लेकिन हमको तो प्रैक्टिकली उनको सॉल्व करके दिखाना है ना। तो इट मीन्स they are not equal, this the pair of corresponding angles are not equal, so line L is not parallel to line M। इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। पता चला कैसे किया, है ना। तो यहाँ पे आपको दिया ही हुआ है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, L is not parallel to M because sum of interior opposite angles should be 180 डिग्री, मतलब ये 75 इंटीरियर अपोजिट एंगल शुड बी सेम, 180 डिग्री होना चाहिए। तो वो क्योंकि ये मैं डायरेक्ट कर दिया है, आपको मैं सॉल्व करके दूंगी उस तरीके से इस क्वेश्चन को करना, ऐसे नहीं करना डायरेक्ट, मैं आपको सॉल्व करके दूंगी उस हिसाब से करना, ठीक है। इसमें डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट नहीं, क्यों, हमें रीजन तो बताना पड़ेगा ना, जैसे सॉल्व करके ये बताया है इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। मैंने आपको सॉल्व करके बताया ना यहाँ पे, उस तरीके से सॉल्व करने हैं, ये डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको फिगर्स दी हो तो फिगर्स में आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको वो प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी कि ट्रांसवर्सल की क्या प्रॉपर्टी है, कि दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर होता है वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल होता है हमेशा। और जो ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स होते हैं, वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, वो उनका मेजर हमेशा इक्वल होता है। और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसफर वो सप्लीमेंट्री होते हैं, जैसे ये दोनों क्या थे, सप्लीमेंट्री है, तो इनका सम 180 होना चाहिए, तो 180 नहीं हुआ, तो इसलिए ये क्या थे, लाइन एल एम के पैरेलल नहीं थी। इसमें अपोजिट एंगल, दिस इज 75, दिस इज 75, ये 75 हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर 180 होना चाहिए, तो वो भी 180 नहीं था, इसलिए ये भी क्या हुआ, वो नहीं हुआ, पैरेलल नहीं हुआ। ये 120 था, हमने इस साइड का एंगल फाइंड कर लिया क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाता है, तो ये 57 आया, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये 57 तो ये 57, इसका मतलब ये पैरेलल है। यहाँ पे भी सेम, ये 98 था तो मैंने इसके साथ वाला एंगल फाइंड कर लिया क्योंकि ये लीनियर पेयर है। यहाँ पे साइड वाला एंगल फाइंड किया तो वो 72 डिग्री नहीं आया, दूसरा आया, तो इसका मतलब ये भी पैरेलल नहीं है। तो बस इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, है छोटा सा चैप्टर लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस चैप्टर में अगर आप समझोगे नहीं तो आपको ये सम नहीं आएंगे। इसके लिए वीडियो को आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, और फिर भी ना समझ में आए तो मुझसे पूछो। आप लोग पूछते ही नहीं हो, तो मुझे लगता है बाप रे बहुत समझदार बच्चे हो, आपको सब कुछ समझ में आ गया। जो भी कुछ क्वेरी होती है या जो भी कोई सम समझ में नहीं आता है तो प्लीज मुझसे पूछो, 4 to 5 के बीच में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब इसका मैं पीडीएफ भेजूंगी, तो आपको पीडीएफ अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल के अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज तो आपको करनी है। साथ में जो ये ट्राई दीज थे, विच वन, दीज आर, ठीक है, ये भी आपको, ये तो टेक्स्ट बुक में ही भर लेना है क्योंकि आपको सिर्फ नाम बताने हैं एंगल्स के, ये टेक्स्ट बुक में कर लेना है। सिर्फ ओनली एक्सरसाइज 5.2
ये आपको नोटबुक में करनी है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, बाय एंड टेक केयर।